भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी या जनतंत्र है। जनतंत्र कैसे चलता है? एक संविधान के जरिए चलता है और भारत में इस संविधान को लागू करने की जो तिथि है वो 26 जनवरी है। इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस कहते हैं, क्योंकि गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ है कि वो व्यवस्था जो कि जनता द्वारा या नागरिकों द्वारा स्थापित की गई है। तो इसका मतलब ये है कि जनता द्वारा जो लोग चुने गए उन्होंने एक संविधान को लिखा और उस संविधान के अनुसार देश चलाया जाता है। किसी की इच्छा या किसी के क्या मन में आ रहा है, उसकी क्या सोच है, उससे नहीं चलाया जाता है। एक संविधान के अनुसार चलाया जाता है, जिस संविधान को उन लोगों ने लिखा जिनको जनता ने चुना। और जो संविधान लिखने की सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब जो उसको लिखने का जिनको काम था, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी ये कोशिश की कि जो जातिवादी व्यवस्था है भारत में उसका विनाश हो। आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि जातिवाद अभी तक क्यों जिंदा है। इसमें हमारे खास मेहमान जो हैं वो हैं सुभाष गाताड़े जी, जो कि मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। वो हमें बताएंगे कि जातिवाद आज तक क्यों जिंदा है और हम कैसे इसका विनाश कर सकते हैं। आइए सुनिए सुभाष गाताड़े को। पीस विजिल के साथियों का, शिरीन और समीर का बहुत बहुत शुक्रिया ये इस आयोजन को रखने के लिए। जातिवाद क्यों जिंदा है, तो मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बातचीत की शुरुआत एक कविता से शुरू करना चाहूँगा। गुजराती के मशहूर दलित कवि है, अम्बेडकरी कवि है साहिल परमार। उनकी कविता की कुछ लाइनें पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। जब मैं पैदा हुआ तब मैं बच्चा नहीं था, मैं एक स्वप्न था, एक विद्रोह का स्वप्न, जिसे मेरी माँ जो हजारों साल से उत्पीड़ित थी उसने संजोया था। अब अभी भी मेरी आंखों में अछूता पड़ा है, हजारों सालों की झुर्रियों से ढका उसका चेहरा, उसकी आंखें आंसुओं से भरे दो तालाबों ने मेरे शरीर को नहलाया है। मैं आज जाति के मसले पर बात करनी है और मुझे मालूम नहीं बातचीत के अंत में कुछ रोशनी मिलेगी या सिर्फ गर्मी पैदा होगी, ये आपको तय करना है, आपका फैसला है। मुझे लगता है कि कुछ मसले ऐसे होते हैं जिस पर इतनी बार बात चुकी होती है कि यह बात होती रहती है कि नई बात क्या किया जाए, इसके बारे में अक्सर मुश्किल पेश आती है। और ज़्यादा दिक्कत तो ये भी आती है कि कुछ ऐसे मसले ऐसे होते हैं कि जिसमें लोगों में भी सहमति न हो। मिसाल के तौर पर आज की तारीख में अगर हम लोग अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय में खड़े होकर के नस्लवाद पर बात करना चाहें तो तयशुदा बात है कि विद्यार्थियों का एक हिस्सा, लोगों का एक हिस्सा इस बात की तमाम सारे सबूत पेश करेगा कि अमेरिका में कहाँ है नस्लवाद। वो आपको बताएगा ब्लैक्स में उभरे तमाम बिलियनियर्स के बारे में, वो आपको बताएगा तमाम बड़े बड़े खिलाड़ियों के बारे में और डाइवर्सिटी के बारे में, तमाम सिद्धांतों के बारे में, उसूलों के बारे में वो बताएगा। और एक हिस्सा इस बात से इनकार ही करेगा कि नस्लवाद अमेरिका में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है। जब जातिवाद के बारे में बात हम लोग करते हैं तो इसी तरह की परेशानी, पहली परेशानी ये है कि अक्सर इतनी बात होती रहती है, और दूसरी बात यह है कि जब जातिवाद के बारे में आप किसी क्लास में आप कहीं बात करना शुरू करना चाहें तो निश्चित ही एक तबका ऐसे मिलेगा आपको, एक जो निश्चित तौर पर इस बात से इनकार करेगा कि कोई जातिवाद कोई समस्या नहीं है। एक तबके के लिए वो बताएगा अपने रिश्तेदारों के नेटवर्क के बारे में, दोस्तों मित्रों के बारे में, कि कैसे उन्होंने अंतरजातीय अंतरधर्मीय विवाह किए हैं और कैसे कोई विदेशों में जाकर के बसे हैं। उनके लिए तो वो कहेगा कि यह समस्या कोई है नहीं। और दूसरी तरफ एक बड़ा हिस्सा रहेगा, आपको मिलेगा, जो उसी संदर्भ में बोलेगा,
क्योंकि उसका जीवन उसी जाति से परिभाषित होता रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो एक कविता लिखी है ठाकुर का कुआं, उन्होंने लिखा था ठाकुर के कुआं के अंत में, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर और देश। तो एक जो अपमान वंचना झेला जिस जिस तबके ने झेला है, उसके लिए जब आप जाति की बात शुरू करेंगे, वो आपको मिलेगा, वो आप उसको आ सिखाने की कोशिश करेंगे, आप उसको ककरा सिखाने की कोशिश करेंगे आ, और उसके मुंह से आ निकलेगा, जो एक पीड़ा निकलेगी, जो सदियों की वंचना और अपमान की पीड़ा है, वो उसके मुंह से निकलेगी। तो जो लोग जातिवाद को देखने से इनकार करते हैं, जो लोग नस्लवाद को देखने से इनकार करते हैं, एक छोटा सा तबका हो सकता है उसमें, एक छोटा तबका जिसके बारे में हम लोग आएंगे, हो सकता है कि वो जेन्युइनली कंफ्यूज हो, जिस परिवेश में रह रहा हो, जिन लोगों के बीच वाकई रह रहा हो, और उसको जातिवाद या नस्लवाद दिख नहीं रहा, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक हिस्सा जो जातिवाद को, नस्लवाद को देखने से इनकार करता है, वो जानता है कि अगर जातिवाद की मौजूदगी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जाति के नाम पर उसको जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जो नस्ल के नाम पर उसको जो विशेषाधिकार जो प्राप्त सदियों से हासिल हुए हैं, उनका परित्याग उसको करना पड़ेगा, उनको उसको छोड़ना पड़ेगा। और फिर उसको लगेगा कि उसकी कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता, वो जो इस जातिवाद को बढ़ावा देने में, नस्लवाद को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं वो खुद शामिल है, उसको खुद को कटघरे में खड़ा रहना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने एक दिलचस्प बात कही थी कि उसको अपने नैतिक पुनरुत्थान के लिए तैयार होना पड़ेगा, मॉरल रिसरेक्शन के लिए। क्या वो तबका तैयार है इस काम के लिए? ये एक सोचने का सवाल बनता है। तो मैं उन लोगों की बात करूंगा जो जेन्युइनली कंफ्यूज है, और मैं ऐसे 2-4-10 लोगों के इनकार नहीं करूंगा कि वो बिल्कुल कुछ उनका कोई इंटरेस्ट उसमें है। तो मैं अखबार की कुछ कतरने, अखबारों के कुछ किस्से जो आए दिन आपके सामने आते रहते हैं, ये कुछ पुराने किस्से हैं, उन अखबारों का एक कोलाज, कतरों का कोलाज आपके सामने में रखना चाहूंगा। सबसे ताजी घटना, मैं दिल्ली में रहता हूं, यहां पर दिल्ली इस मुल्क की दारुल हुकूमत है, मुल्क की राजधानी है, कैपिटल है, और कैपिटल में एक मॉडल टाउन नाम का एरिया है, जहां पर कुछ दिन पहले एक दलित मेड ने की अस्वाभाविक मौत। एक मेड, 17 साल की लड़की, जो किसी के यहाँ काम करती थी, किसी संपन्न व्यक्ति के पास, और उस संपन्न व्यक्ति का जो ड्राइवर था, उसके कमरे में, उसके घर में उसकी लाश मिली। और परिवार वालों ने मांग की कि भाई इसके साथ अत्याचार हुआ है, यौन अत्याचार हुआ उसके साथ, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और मॉडल टाउन की पुलिस ने क्या किया? मॉडल टाउन की पुलिस ने, जो उसके माता पिता, जो उसके जो आत्मीय लोग थे, यहां तक कि जो पत्रकार, क्यारेवान का पत्रकार गया था वहां पर, अखबारों में आया कि उन पर लाठियां चलाई गई, उनको प्रताड़ित किया गया, जो लोग उस दलित लड़की के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। और उस दलित लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। उसी तरह से अंतिम संस्कार ये हुआ जो कुछ दिन पहले हाथरस में हुआ था। हम जानते हैं कि हाथरस की घटना क्या है। हाथरस में जो दलित लड़की थी, वाल्मीकि परिवार की जो लड़की थी, उसके साथ गांव के दबंगों ने, ऊंची जाति के लोगों ने अत्याचार किया, और वो कई दिन तक अस्पताल में, अलीगढ़ में पड़ी रही, और बाद में जब दबाव बना तो दिल्ली लाया गया, वहां पर वो मर गई। और उसके बाद जो सिलसिला चला है, हम दुनिया, न केवल भारत के मीडिया ने, दुनिया की मीडिया ने भी देखा कि कैसे उस लड़की को कलंकित करने की, उस लड़की को ही दोषी ठहराने की, उस लड़की को चरित्रहीन साबित करने की कोशिश लगातार मीडिया के जरिए चली है। पुलिस ने भी, और ऊंचे तबके के लोगों ने, पुलिस के अधिकारियों ने भी इसमें साधे, और इस बात से इनकार भी किया। और हम ये भी जानते हैं कि उस गांव के जो अत्याचारी थे, उस लड़की के साथ जिन्होंने अत्याचार किया था, उनको जातीय पंचायत करने का मौका उस वाल्मीकि परिवार के मकान के सामने दिया गया था। तो
तो ये जो पूरी सिस्टम किसी दलित के खिलाफ, किसी स्त्री के खिलाफ पूरे अपने विशेषाधिकार संपन्नों के साथ आगे आती है, तो ये एक उदाहरण है, छोटा सा उदाहरण है, लेकिन एक बड़े तबके के लिए एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आप जातिवाद जानना चाहते हैं तो मुख्य धारा का कोई भी अखबार ले लीजिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया का रोज हर संडे का कोई संस्करण उठा के देख लीजिएगा, मैट्रिमोनियल कॉलम आता है। मैट्रिमोनियल कॉलम में चाहे रीजनल भाषाओं में हो चाहे अंग्रेजी भाषा में हो, आपको मैट्रिमोनियल कॉलम का मिलेगा। और सजातीय लड़की चाहिए या लड़का चाहिए, मेरी लड़की इतनी पढ़ी हुई है, ये पढ़ी हुई है, विदेश घूमी हुई है, लेकिन उसके लिए सजातीय वर्ग की तलाश है। मैट्रिमोनियल कॉलम में एक छोटा हिस्सा आता है कॉस्मोपॉलिटन, जो मतलब जो तबका जो अंतरजातीय अंतरधर्मीय शादी करने को तैयार है। अगर आप अंग्रेजी अखबार में भी देखने की कोशिश करेंगे, ऐसे कॉस्मोपॉलिटन लोग, जो लोग जाति की दीवारें तोड़ करके शादी करना चाहते हैं, आपको गिने चुने मिलेंगे। या आप कुछ दिन पहले दिल्ली के एडहॉक टीचर ने एक जो आरटीआई डाला था, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत उन्होंने दरखास्त दायर डाली थी और ये जानना चाहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय, जो देश का एक अग्रणी केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहां पर आरक्षण की क्या स्थिति है। क्या टीचर्स के जो ओबीसी के लिए आरक्षण मिला हुआ है, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण मिला हुआ है, और किस हद तक इसका पालन होता है यहाँ पर। और वो उनके जो आंकड़े हैं, जो आरटीआई के डालने के बाद जो आंकड़े उनको मिले थे, वो मेनस्ट्रीम मीडिया में आपको मिल जाएंगे। मीडिया विजिल नाम की वेबसाइट ने उनको आंकड़ों को जारी किया है और आपको पता चलेगा, ताज्जुब होगा सुन करके, कि बहुत कम, बहुत मामूली, कहीं इक्का दुक्का कहीं ओबीसी को रखा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच जो उनका कोटा है, जो उनको सुरक्षित स्थान है, उससे बहुत कम संख्या में उनको रखा गया है। तो दिल्ली में, राजधानी में पुलिस अगर अनुसूचित जाति के तबके पर अत्याचार करती है, दिल्ली राजधानी के केंद्रीय विश्वविद्यालय में, जिसके तहत 70 महाविद्यालय आते हैं, जहां पर पूरे संसद की निगाह है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहां पर अगर आरक्षण का पालन नहीं हो पाता है तो देश के बाकी हिस्सों में हम देख सकते हैं। या हम एक और उदाहरण देना चाहेंगे भौरी देवी का। भौरी देवी एक महिला समाख्या की कार्यकर्ती थी, जिन पर अत्याचार हुआ था। लगभग 20 साल हो गए, 20 साल से अधिक वर्षा गुजर गया, उन पर अत्याचार हुआ था। वो बाल विवाह प्रथा का विरोध कर रही थी और गांव के ही लोगों ने, 4 लोगों ने, जो दबंग जाति के लोग थे, उन्होंने उसके साथ यौन अत्याचार किया और अदालत में मुकदमा गया, सेशन कोर्ट में मुकदमा गया। और अदालत में क्या हुआ? 1995 का अदालत का फैसला है, सेशन कोर्ट का फैसला है। अदालत ने उन दोनों को, सबको बरी कर दिया। किस बिना पर बरी किया उन्होंने कहा कि जो अत्याचारी हैं, जिनमें दो ऐसे हैं जो रिश्तेदार हैं, जो चाचा और भतीजा हैं, और भारतीय संस्कृति में हम ऐसी चीजों की ऐसी संभावना नहीं है कि ऐसा कोई अत्याचार हुआ होगा। और भौरी देवी का जो अत्याचार का मसला है आज भी हाई कोर्ट में लटका हुआ है, पिछले 25 साल से लटका हुआ है। आपको यह भी ताज्जुब होगा जान करके कि भौरी देवी के मसले पर एक फिल्म भी बनी है बवंडर नाम से, और उसका ऐतिहासिक संघर्ष ऐसा रहा है कि कार्यस्थलों पर जो यौन प्रताड़ना होती है, उसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप आया, जो गाइडलाइंस आई, वो भौरी देवी के मसले के चलते आई है। इसके बावजूद भी पिछले 25 साल से भौरी देवी को आज भी न्याय नहीं मिला है। तो जातिवाद की ये टुकड़े टुकड़े की घटनाओं को मैं आपके सामने बिखेर रहा हूं। और एक आखिरी घटना आपके सामने रखना चाहूंगा, चकवारा की घटना इसलिए जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि इसका जिक्र डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में किया था। 1931 में 1935 के आसपास उनका एक व्याख्यान छपा था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातिभेद का उन्मूलन। लाहौर में उनको व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था और वहां पर जो व्याख्यान वो दे नहीं सके थे, क्योंकि वहां पर जो उन्होंने जो मैन्युस्क्रिप्ट भेजा था
तो आयोजकों को लगा कि जात पात प्रोडक्ट मंडल के आयोजकों को लगा कि अगर ये व्याख्यान यहाँ दिया जाएगा तो स्थिति बहुत काबू से बाहर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि इस भाषण जो आपने लिखित भेजा है उसको आप संशोधित कीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने सख्ती से मना किया था कि ये भाषण में एक शब्द भी एडिट नहीं होगा। वो भाषण छपा है, बहुत ऐतिहासिक किताब है, मोनोग्राफ है, आप भी उसको देख सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में भी उसका अनुवाद हुआ है, आपने पढ़ा भी होगा। जातिभेद का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से किताब है। तो उस किताब में वो एक घटना का जिक्र करते हैं। मैं घटना का जिक्र क्यों कर रहा हूं आपको आप बाद में समझ में आ जाएगा। चकवारा की घटना का, ये 1928 का टाइम्स ऑफ इंडिया की किसी खबर का जिक्र करते हैं वो, कि राजस्थान के पास, जयपुर के पास एक चकवाड़ा नाम का गांव, और वहां पर दलितों ने कुछ क्या शादी वादी हुई थी और दावत कर रहे थे वो। तो दलितों का दावत करना गांव के दबंगों को, ऊंची जाति के लोगों को इस कदर नागवार गुजरा वहां पर कि दलित अच्छा कैसे खा सकता है, ऐसे कैसे पी सकता है। और ऊंची जाति के दबंगों ने उन पर हमला किया उस बस्ती पर, और जो जो मिठाई बनाई थी, जो पकवान उन्होंने बनाया था, उसमें माटी डाली उसमें, और उसको काफी गोबर डाला उसमें, और उनको काफी इज्जत बेइज्जत किया उस पूरे परिवार, जो जो रिश्तेदार जुटे उनको सबको बेइज्जत किया। 1928 में टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर का जिक्र डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब में करते हैं। मुझे चकवारा बहुत सिंबॉलिक लगता है जातिवाद को समझने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा, आप में से कई लोगों ने चकवारा के एक आंदोलन के बारे में सुना होगा। आज से लगभग 15 साल पहले चकवारा में, उसी चकवारा में जो एक सार्वजनिक तालाब थे, सार्वजनिक जलाशय है, उसके खिलाफ, उसमें दलितों को पहुंचने की मनाही थी। सार्वजनिक जलाशय में, तालाब में और कोई जा सकता, जानवर भी जा सकते थे, कुत्ता जा सकता था, बिल्ली जा सकते थे, लेकिन वहां पर दलितों को पानी पीने की मनाही थी, जिसको लेकर के राजस्थान के दलित संगठनों ने, मानवाधिकार संगठनों ने, वामपंथी संगठनों ने मिलकर के एक आंदोलन की योजना बनाई और चकवाड़ा का सत्याग्रह हुआ था। बहुत उसकी खबरें आपको, आप नेट पे मिल जाएंगी। सत्याग्रह हुआ, इस कदर दबाव बना वहां पर, मेनस्ट्रीम मीडिया में भी, इंटरनेशनल मीडिया में भी ये मामला इस कदर छाया रहा कि चकवाड़ा का जो सार्वजनिक तालाब, उनको मजबूर होना पड़ा, दलितों के लिए भी खोलना पड़ा। राजस्थान के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत ऐतिहासिक घटना थी कि दलित दबंग जातियों को झुकना पड़ा था। महाड़ का जो ऐतिहासिक सत्याग्रह था 1927 का, डॉक्टर अंबेडकर ने सार्वजनिक तालाब पर जो किया था, उसी तरह का एक सत्याग्रह था। लेकिन मैं इस ऐतिहासिक सत्याग्रह का चर्चा आपसे नहीं करना चाहता हूं, मैं उसके आगे क्या हुआ वो दिलाना चाहता हूं। उसके आगे हुआ कि 2 साल बाद तहलका पत्रिका में का एक पत्रकार वहां पर फिर गया चकवाड़ा में, और यह पता करने के लिए गया कि आखिर उस चकवाड़ा में, जहां पर एक ऐतिहासिक सत्याग्रह हुआ था, वहां पर हालचाल क्या है, कैसी स्थितियां वहां पर है। उसको पता चला कि वो सार्वजनिक तालाब एक गंदे नाले में तब्दील हो चुका है। उसने और तहकीकात करने की कोशिश की कि एक सार्वजनिक तालाब जहां से सब लोग पानी पिया करते थे, रातों रात कैसे गंदे नाले में तब्दील हो जाएगा। तो उसने बाकी लोगों से बात की, वहां पर एक तरह की खोजी पत्रकारिता वहां पर की उसने। उसको पता चला जो दलितों को जो तालाब को खोलना पड़ा था, इसकी वजह से ऊंची जाति के लोग इस कदर आहत हुए थे, इस कदर अपमानित हुए थे कि उन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए अपने घर से जो निकासी का जो गटर के द्वार थे, निकासी द्वार, उसका रुख उन्होंने उसी सार्वजनिक तालाब की तरफ मोड़ दिया था। मतलब घर से पूरे बड़े गांव की पूरी गंदगी रफ्ता रफ्ता उस तालाब में एकत्रित होती गई थी। जो घर का तमाम सारी गंदगी, मलमूत्र सब वहां पहुंचने लगा था, और देखते ही देखते वो सार्वजनिक तालाब जो जहां पर सब लोग पानी पिया करते थे, आज की तारीख में वो एक गंदे नाले में तब्दील हो चुका है। तो मैं ये अखबारों की कतरने आपसे इसलिए बता रहा था क्योंकि हम समझें कि ये जो जातिवाद कोई ऐसी किताबी चीज नहीं है। आजादी के 70 साल बाद, 73 साल बाद भी आज भी जातिवाद जिंदा है और फल फूल रहा है। और जिस तरह के हालात हमारे देश में, हमारे मुल्क में हैं,
तो और आज आज की तारीख में जिस तरह के लोग आज की तारीख में हुकूमत में हैं, इसके कम होने की गुंजाइश आज की तारीख में तो दिखती नहीं है। और एक तरह से मैं समझता हूं कि जब मैं जो इन घटनाओं का जिक्र कर रहा था, या आप चाहे खुद तो आप देश में, अपने देश के अंदर जो दलितों के जनसंहार हुए हैं, उन जनसंहारों के बारे में आप देख सकते हैं। उन जनसंहारों में क्या हुआ? किसेवन का जो जनसंहार है 1969 में होता, 1969 में हुआ था, तंजावुर जिले में, मद्रास में, तमिलनाडु जिले में, तमिलनाडु राज्य में हुआ था। उस 40 जहां पर 42 बच्चों और महिलाओं को जिंदा जलाया गया था। किसेवन में, उस इलाके में कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में लोगों ने संघर्ष शुरू किया था, मजदूरी के लिए संघर्ष शुरू किया था। और ऊंची जाति के लोगों को इस कदर नागवार गुजरा कि उन्होंने उस बस्ती पर हमला किया और एक झोपड़े में जो बच्चे और महिलाएं इकट्ठा हुए थे बच्चे बचने के लिए, उनको जिंदा जला दिया था। और अदालत का क्या फैसला था? 25 दिसंबर की घटना है, 1969 की घटना है। अदालत का क्या फैसला था? भवरी देवी में जैसा फैसला आया था उसी तरह का फैसला था। उन्होंने कहा कि ये तो बात सही है कि ये लोग मारे गए हैं, लेकिन इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि ये जो ऊंची जाति के लोग थे वो पैदल उस बस्ती तक गए होंगे, और इसलिए उस मसले को उन्होंने खारिज कर दिया। तो या तो आप किसेवन के बाद के तमाम जनसंहारों को देखिएगा, आप बखारी टोलो का देखिएगा, बाथे को देखिएगा, लक्ष्मणपुर बाते देखिएगा, चुंदूर देखिएगा, करमसेतु देखिएगा। देश के अंदर 1969 के बाद दलितों के जो जनसंहार हुए हैं, आदिवासियों के जनसंहार दबंग जातियों, दबंग लोगों ने किए हैं, उसमें अदालत का क्या निर्णय रहा है। मैं जानता हूं कि रणवीर सेना ने जो बिहार में जनसंहार किए हैं, शायद ही किसी को सजा हुई, शायद ही किसी को सजा हुई। जो रणवीर सेना का जो मुखिया था ब्रह्मेश्वर सिंह, वो तो कुछ साल पहले उसको आपसी रंजिश में मारा गया, उसको अदालत में जेल में पड़ा हुआ था और अदालत में चर्चा चल रही कि वो फरार चल रहा है। तो मेरे ख्याल से सब ये इसकी आप पूछेंगे कि ये इतने सारे ऑब्वियस होने के बावजूद, चीजें इतनी ऑब्वियस हैं, इसके बावजूद भी आखिर लोग दिखती क्यों नहीं लोगों को? आखिर क्यों ऐसा क्या बात है कि नहीं लोग देखना नहीं चाहते? दरअसल एक जबरदस्त दोहरापन है हम लोगों में, हम लोग में बहुत दोहरापन है, भारतीयों में, दक्षिण एशियाई लोगों में, खास करके हिंदुस्तानियों में एक जबरदस्त दोहरापन है। और जो सच्चाई को स्वीकारने से इनकार करता है, पीस विजिल की इस चर्चा का फोकस जातिवाद क्यों जिंदा है? सच्चाई को मानने से इनकार हम कर रहे हैं। मैं 3 उदाहरण देना चाहूंगा विदेशों के, जहां पर भारतीय लोग विदेशों में जाकर के बसे। मैं मलेशिया का उदाहरण से शुरू करना चाहूंगा। मलेशिया में हिंड्राफ नाम से संगठन है, वहां के भारतीयों का संगठन है, और हिंड्राफ ने कुछ साल पहले एक आंदोलन चलाया था, उनके लोगों ने वहां पर आंदोलन चलाया था। तो क्यों आंदोलन चलाया था? क्योंकि वहां पर एक उपन्यास, मलेशिया के स्कूली पाठ्यक्रम में एक भारतीय उपन्यास वहां पर कोर्स में लगा था, और उस उपन्यास में जो भारतीयों का चित्रण था, तो हिंड्राफ के लोगों को, जो भारतीयों के अधिकारों को लेकर के संघर्ष करते रहते हैं, ऐसा सुना जाता है, उनको आपत्ति थी उस पर। क्या आपत्ति थी? उपन्यास में ऐसा क्या लिखा गया था जिसको लेकर के हिंड्राफ के लोगों को आपत्ति थी? क्योंकि उस उपन्यास में तमिलनाडु के गांव में जो दलितों पर अत्याचार होते हैं, उस उपन्यास में जो भी कथानक रहा होगा, मुझे कथानक से परिचित नहीं हूं मैं, लेकिन उसमें दलितों के एक बड़े हिस्से की जो अमानवीय स्थितियां थी, जो उन पर अत्याचार हो रहे थे, उसका जिक्र था। उनके साथ किस तरीके से भेदभाव होता है, उसका जिक्र था। वो उस सच्चाई को देखना नहीं चाहते थे हिंड्राफ के लोग। वो भारत की जो छवि उन्होंने अपने मन में बनाई थी, जो भारत की असली छवि, उनको लग रहा था कि ये भारत की बदनामी हो रही है। अगर जाति की चर्चा हम करेंगे
तो हमारे मुल्क की बदनामी होगी। इसीलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। और आपको यही किस्सा ब्रिटेन में दिखाई देगा। ब्रिटेन में आप जानते हैं कि दक्षिण एशिया के लोग काफी संख्या में बसे हैं, और भारत के लोग भी, पाकिस्तान के लोग भी, वगैरह तमाम साउथ एशिया के तमाम देशों के लोग बसे हैं। लेकिन वहां पर जो भारतीय मूल के लोग बसे हैं, वहां उन्होंने पाया कि जो दलित तबके के लोग गए हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो दलितों ने वहां पर भी संगठित होकर के ब्रिटिश सरकार से दरखास्त दी कि हमारे साथ भेदभाव होता है। 10 साल पहले ब्रिटिश सरकार की तरफ से कमीशन बना था, और कमीशन ने ऐसे तमाम लोगों से जो दलित तबके से लोग थे उनके इंटरव्यू लिए, उनसे साथ बातचीत की, और अब वो रिपोर्ट भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, जहां पर उन्होंने कहा है कि कैसे उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। ये बात उन्होंने कही थी। तो ये ब्रिटेन की बात है। और जब उस पर अमल करने की बात आई तो जो हिंदुत्ववादी संगठन है, जो आरएसएस जैसे संगठन वहां पर भी सक्रिय हैं, हिंदू स्वयंसेवक संघ जैसे, जहां पर कथित तौर पर ऊंची जातियों का दबदबा है, या अन्य संगठन जो धार्मिक संगठन है, उन्होंने ब्रिटेन सरकार पर दबाव डाला कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप ब्रिटेन में जाति भेद की बात स्वीकारेंगे तो ये बात उचित नहीं होगी। और जो टोरी सरकार थी उसने इस फैसले को मुलतवी कर दिया। या आप अमेरिका चलिए, अमेरिका में भी जो अभी पिछले दिनों सिस्को का मामला बहुत चर्चा में आया था। कैलिफोर्निया स्टेट में सिस्को सिस्टम जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और वहां पर एक दलित कर्मचारी ने, जो एक बड़ी कंपनी है, का अपने 2 साथियों के साथ, जो उसके पुलिस थे, जो उसके साथ जातिगत भेदभाव करते थे, वो केस कैलिफोर्निया स्टेट में दायर किया था, और कैलिफोर्निया स्टेट ने सिस्को के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आज की तारीख में अभी 2 दिन पहले की खबर है कि कैलिफोर्निया स्टेट पे भी उसका मुकदमा वापस लिया और भी नए ढंग से उसमें अप्रोच करने वाले हैं। लेकिन सिस्को का मसला ज्यादा महत्वपूर्ण मसला नहीं है। वहां के पाठ्यक्रम को लेकर के जो संघर्ष चला है, वहां पर कैलिफोर्निया में हर 10 साल में पाठ्यक्रम को रिवाइज किया जाता है। हर 10 साल पर पाठ्यक्रम को रिवाइज किया जाता है। और 10 साल पहले जब पाठ्यक्रम को रिवाइज किया जा रहा था, 10-12 साल पहले, तो जो अलग अलग देशों का जिक्र, अलग धर्मों का जिक्र उसमें होता, पाठ्यक्रम में जो भी होता होगा, तो जो हिंदुओं के बारे में उस पर जिक्र था, जिसमें जाति प्रथा का भी जिक्र था। और 10 साल पहले, मैंने 12 साल पहले, 2006 या 2007 की बात है ये, वहां के संगठनों ने, वहां के जो जो वहां पर जो हिंदू स्वयंसेवक संगठन, मैं संगठनों के नाम जानता नहीं हूं, लेकिन जो उच्च जातियों के वर्चस्व वाले जो हिंदूवादी संगठन हैं, उन्होंने एक आंदोलन चलाया 10 साल पहले की बात कि भाई ये जो पाठ्यक्रम आप रिवाइज कर रहे हैं, यहां पर इससे ये हिस्सा हटा दीजिएगा जिसमें जाति का जिक्र है। तो उनसे उस वक्त पूछा गया था कि जाति का जिक्र क्या करने से आपको दिक्कत क्या होती है? बोले नहीं, ये हमारे बच्चों में हीन भावना भर देगा। इत्तेफाक ऐसा हुआ उस वक्त 12 साल पहले कि वहां कैलिफोर्निया में और पूरे अमेरिका में एक जनमत तैयार हो सका, जो अम्बेडकरी संगठन है, बाकी मानवाधिकार संगठनों ने एक ऐसा दबाव बनाया कि कैलिफोर्निया राज्य को में वो अपना पुराना पाठ्यक्रम जारी रखने में उनको, मतलब उसमें कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन 2 साल पहले जब 10 साल के बाद फिर उसको रिवाइज किया जाने लगा, तो आज की तारीख में जो हिंदूवादी संगठन है, जो ऊंची जाति के वर्चस्व वाले संगठन वहां पर हैं, उन्होंने इतना हंगामा किया। और चूंकि हमारे देश के अंदर भी एक निजाम बदला हुआ है, वहां पर भी तो दबाव ऐसा बना कि कैलिफोर्निया स्टेट में अब अपने पाठ्यक्रम को रिवाइज किया है। आप अगर कैलिफोर्निया जाते हैं, वहां पाठ्यक्रम को देखिए, हिंदुओं के बारे में एक बहुत सैनिटाइज छवि, एक साफ सुथरी छवि, जहां पर जाति का कोई जिक्र नहीं है। ये तो मैं ये कह रहा था कि हम जो अगर इतनी बड़ी समस्या है हमारे देश में कि एक आबादी के एक बड़े हिस्से के साथ हम इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं और क्यों नहीं हो रहा है, तो ये हमारा दोहरापन। और जब तक हम अपने आप को प्रश्नांकित करने के लिए तैयार नहीं होंगे, हम अपना नैतिक पुनरुत्थान, अपना मॉरल रिसरेक्शन के बारे में व्यक्तिगत तौर पर तैयार नहीं होंगे, हमारे लिए समस्या ये बनी रहेगी। और ये जैसे एक बहुत संश्लिष्ट मामला है। मतलब
बचपन से ही, जैसे जैसे आप अपने आप को देखें, अगर आप जातीय वातावरण में पले बड़े हैं, या ऐसे लोग देख सकते हैं, आप अगर आप नहीं हैं तो आप जो मेरे जैसे व्यक्ति से अगर आप बात करें, तो मैं अपनी बात बताऊंगा कि कैसे एक धीमे जहर की तरह जाति का विचार, जातिवाद का विचार हमारे मन में रफ्ता रफ्ता आरोपित किया जाता है। मुझे अक्सर मैं एक विषयांतर करूंगा, रिचर्ड डॉक्सन की किताब है उनकी, जो द गॉड डिल्यूजन। द गॉड डिल्यूजन में उस बात का जिक्र करते हैं कि जो वो कहते हैं कि कैसे ईश्वर की अवधारणा बच्चों के मन में आरोपित की जाती है। और वो कहते हैं कि कैसे बच्चे को आप ले जाते हैं, चर्च ले जाते हैं, मस्जिद ले जाते हैं, मंदिर ले जाते हैं, या किसी पेड़ के सामने ले जाते हैं, उसको कहते हैं सर झुको, सर झुकाओ। तो छोटा बच्चा, 6 महीने साल भर का बच्चा, उसको कहते हैं आंख मूंद, तो वो उसको पता ही नहीं चलता है। लेकिन आप उसको आज्ञाकारी बनाते हैं, उसको आपको सिखाते हैं कि आप तुमको आंख मूंद करके जो मैं कहूंगा वो तुमको सुनना है, समझना है और मानना है, तो प्रश्न नहीं उठाना है। तो ये एक जो बड़ी ट्रेजेडी जो हर बाल मन के साथ होती है। तो वो कहते हैं कि अगर ईश्वर के बारे में, तो वो अपने बारे में कहते हैं, वो बताते हैं। तो उसी तरह से जाति की बात, जाति का विचार लोगों के मन में एक धीमे जहर की तरह भर दिया जाता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं आपसे, मुझे 3 घटनाएं अक्सर याद आती हैं कि जो इस बात को बता सकती हैं कि मैं कैसे जाति मेरे दिमाग में पहुंची। जैसे जब हम बाल बनवाने जाता था, कटिंग सैलून जाता था उस वक्त, और जब बाल बनवा के मैं आता था तो मेरी माँ मुझे डांट देती थी कि तुरंत, अगर मैंने कहीं घर में बैठने की, इधर उधर बैठने की कोशिश की, कहती नहीं, तुरंत बाथरूम चले जाओ, तुरंत नहा लो। एक बाल मन में सवाल भी नहीं उठता था कि लगता था कि नहीं, माँ चूंकि बाल इधर उधर बिखर सकते हैं, इसीलिए मुझ पर जोर दे रही है कि मैं तुरंत बाथरूम चला जाऊं, और मैं चुपचाप बाथरूम चला जाता था। मैं जब सचेत हुआ, जब मैं थोड़ा जागरूक हुआ, तब मुझे लगा कि ये कटिंग सैलून से डायरेक्ट जो बाथरूम मुझे भेजा जा रहा है, इसकी वजह और सिर्फ सफाई की बात नहीं है। सफाई की बात नहीं, वो तो एक तरह से किसी कोट एंड कोट किसी शूद्र के घर से आया हूं मैं पवित्र हो गया हूं, तो मुझे अगर पवित्र होना है तो मुझे नहाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं नहा लूं। तो मतलब सफाई के आवरण में, स्वास्थ्य के आवरण में जाति एक दिमाग में घर कर जाती है। या मैं याद करता हूं कि कैसे हमारे जहां मैं रहता था, वहां पर जो नाली साफ करने के लिए दलित तबके की एक महिला आती थी, उसका नाम मुक्ता था। और जब भी उसको कुछ देना होता था, कुछ पैसे देने होते, अगर कुछ खाना देना होता था, तो परिवार वालों का आग्रह रहता था कि नहीं, उसको दूर से देना, छूना मत उसको। तो बालमन को लगता था कि नहीं, हो सकता है कि चूंकि वो गंदगी साफ करके आई है, तो हो सकता है उसके मैं गंदा न हो जाऊं, मेरे माता पिता का ये कंसर्न रहा हो, तो ये होता है। लेकिन बाद में पता चला कि ये बात नहीं है, बात कुछ दूसरी है। या जब हमारे घर में, जब हम लोग आपस में बैठे रहते थे, तो मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूं, उसके उपजाति में दूसरी उपजाति के बारे में चर्चा चलती रहती थी। तो मेरे ख्याल से बच्चे के मन में जो ये बात पहुंचती है जाति को लेकर के, इस कदर घर कर जाती है कि उसको एक कॉमन सेंस का हिस्सा बन जाता है। कॉमन सेंस का हिस्सा हम हमारे लिए, जिस तरह से हम सांस लेते हैं, जिस तरह से खाना खाते हैं, जिस तरह बाकी एक्टिविटीज में मुब्तला होते हैं, तो जाति का विचार, जाति की संकल्पना, जाति का नॉर्मलाइजेशन हमारे मन में पहुंच जाता है। आज भी अगर मैं आज भी अपने आप से जब कुछ ऐसी बातें आती हैं, तो वो बात लगातार दिमाग में आती है, और मैं फिर भी अपने आप को ये जूझना पड़ता है, ईमानदारी से कहूं मैं, क्योंकि वो बचपन में जो बातें दिमाग में डाल दी गई है। मेरी माँ तो गुजर गई और मैं उनको कोई दोष नहीं देना चाहता, वो उस समाज का हिस्सा थी और काफी हमें स्नेह करती थी, उन्होंने, लेकिन फिर भी जो वातावरण है उससे कैसे
और कैसी चीजें पहुंच जाती है मन। तो ये मुझे लगता है कि ये जो हम लोग का दोहरापन है और जाति का जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जिसकी वजह से प्रश्न उठाना उस पर मुश्किल लगातार हो रहा है। जाति की जो विशिष्टताएं हैं, कुछ विशिष्टताएं बहुत साफ हैं। मतलब एक तो है कि डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था कि असेंडिंग स्केल ऑफ रेवरेंस एंड डिसेंडिंग स्केल ऑफ हेट्रेड। मतलब जाति में अगर आप कोट अनकोट ऊंची जाति की तरफ देखना चाहेंगे तो उनके प्रति सम्मान बढ़ता जाएगा। अगर आप कथित मध्य जाति से जुड़े हुए हैं तो आप देखना चाहेंगे कोई ठाकुर है, कोई भूमिहार है, कोई ऊपर ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में भी अगर किसी खास ब्राह्मण, कोई खास जाति का ब्राह्मण है तो उसके प्रति आपका सम्मान असेंडिंग स्केल। और कोट एंड कोट निचली तरफ देखना चाहेंगे तो डिसेंडिंग स्केल ऑफ हेट्रेड, नफरत का भी बढ़ता स्तर। अगर कोई कथित वाल्मीकि जाति का है, उसके प्रति आपकी नफरत का स्केल जो होगा, या कोई वनकर जाति का है, कोई दूसरी अन्य दलित जाति का है, तो और बढ़ता जाएगा, जो 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 ऐसे पेशों में मुब्तला है। तो जाति की ये विशिष्टताएं, व्यक्ति का निषेध है इसमें। समुदाय ही सब कुछ है, समुदाय, व्यक्ति का कोई हिसाब किताब नहीं है। जाति एक तरह की एक ऐसी बहुमंजिला इमारत है जहां पर एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर जाने के लिए कोई रास्ते नहीं है। जाति कुछ लोगों को अनटचेबल बनाती है, अछूत अस्पृश्य बनाती है, और अनसीएबल भी बनाती है, अनसीएबल, जिनको आप देखना नहीं उनको। अगर 100-150 साल अगर आप कुछ अंग्रेज लेखकों के मुसाफिरों के वर्णन पढ़ेंगे, जब वो हिंदुस्तान आए थे पहली दफा और वो देश के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे थे, तो केरल में जब पहुंचे तो उनको लगा कि एक तबका तो पेड़ पे ही रहता है, उसको नीचे आने की इजाजत नहीं है, या जब आएगा तो वो ऐसे वक्त आएगा कि जब बाकी लोग देखे, अनसीएबल। अंग्रेजों के जब पेशवाओं के राज में किस तरीके से दलितों को गले में मिट्टी का घड़ा डाल के घूमना पड़ता था, किस तरीके से उनको खास वक्त सड़कों पर निकलना होता था। क्यों? क्योंकि उनकी छाया लोगों पर ना पड़े। अगर उनकी छाया भी पड़ेगी तो छूट लग जाएगी, अपवित्र हो जाएंगे लोग, इसीलिए उनको खास वक्त पे सड़कों पर निकलना था। और ये मैं 200 साल पहले की घटना नहीं आपको बता रहा हूं, आप देश के अलग अलग हिस्सों की खबरों को पढ़ सकते हैं, कैसे दलितों को आज भी स्मशानों से वंचित किया जाता है। दलित अगर अपना स्मशान दफनाना चाहे तो नहीं, उनको कहा जाता है नहीं, दूर जगह चले जाओ, मेरे स्मशान में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अगर दलित अपनी साइकिल से जा रहा है किसी गांव से, तो उसको कहा जाता नहीं, तुमको उतरना पड़ेगा, तुम अगर कथित ऊंची जाति के सामने से जा रहे हो तो वो तुमको चप्पल भी निकलना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। तो जाति की ये जो तमाम विशिष्टताएं हैं, ये हम सब के सामने है। और एक ये श्रम का नहीं है, श्रमिकों का विभाजन है। और जाति कोई हम समझने की कोशिश, जाति क्या कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है? नो, इट्स नोशन। जाति एक धारणा है, और वो धारणा हम सब लोगों को इस कदर गुलाम किए हुए हैं, हम लोग के दिमाग को इस कदर जकड़े हुए हैं कि 21वीं सदी के दूसरी दहाई खत्म होने को है, फिर भी इस धारणा, हम तमाम आधुनिक होने का दावा करें, लेकिन वो धारणा आज भी हमें जकड़ी हुई है। जाति बहुत बुरी है, इसके चलते मनुष्य बहुत अमानवीय व्यवहार करता है। और लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिए कि ये वो व्यक्ति शुद्ध धार्मिक है क्योंकि धर्म ने उसको सिखाया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर अंबेडकर इसके बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं। इसीलिए अगर जाति की बात हमें करनी है, अगर जातिवाद की बात करनी है, तो उन धर्मशास्त्रों को भी, जो धर्मशास्त्र जो इनको सैंक्टिफाई करते हैं, इस जाति व्यवस्था को पवित्र ठहराते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं, उनको भी प्रश्नांकित करना ही होगा हम लोगों को। अगर नहीं तो ये समस्या बनी रहेगी।
और जैसे साउथ एशिया के लोगों के लिए तो जाति नॉर्मल है, जाति व्यवस्था बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आप कल्पना करें बाहर के किसी व्यक्ति के लिए, जो जिसका जिक्र मैं कर रहा था, और ये बार बार हम चाहे अल-बिरूनी को देखें, हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो मेगास्थेनिस नाम के वकील थे सेल्यूकस निकोटर के, अगर उनके वर्णन को देखें तो ताज्जुब कर रहे हैं कि ये क्या नाजरा है, ये क्या कैसी व्यवस्था इन लोगों ने बनाई है कि ये कि किसी की छाया भी आप पर पड़े तो आप दूषित होते हैं। तो हमारे लिए नॉर्मल हो सकता है वो, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। जाति की अब नॉर्मलिटी के बारे में, जातिवाद की अब नॉर्मलिटी के बारे में जब तक हम तहे दिल से अपने मन में नहीं मानेंगे, जब तक इसकी गांठ नहीं बनाएंगे, तब तक जातिवाद से मुक्ति नामुमकिन है। आज की तारीख में जो गाली होनी चाहिए, जिसके चलते अगर आप ब्लैक लाइव्स मैटर का आंदोलन पिछले दिनों चला था, और अमेरिका में हमने देखा कि कैसे तमाम सारे श्वेत लोग भी ब्लैक लाइव्स मैटर के आंदोलन के साथ खड़े हुए थे, जुलूसों में शामिल हुए थे। वो कई सारे ऐसे दृश्य थे जो काफी मन को भावुक कर देने वाले थे कि पुलिस के लोग कई जगह घुटने पर बैठे हुए हैं। मतलब अपने इस ब्लैक्स के साथ, अश्वेतों के साथ जो अत्याचार चल रहा है उसका विरोध करने के, उनके प्रति, ब्लैक्स के प्रति अपनी सहानुभूति दर्ज करने के लिए, अपनी एकजुटता दर्ज करने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। तो एक तरह का गिल्ट अपना प्रकट कर रहे थे वो। तो जहां एक तरफ कई ऐसे श्वेत मिलेंगे आपको जो गिल्ट प्रकट कर रहे हैं, और यहां पर अधिकतर जिनको सभी के लिए जाति एक आभूषण है। अगर जाति एक आभूषण नहीं होता, जाति को सेलिब्रेट करने वाली कोई चीज नहीं होती, तो अंग्रेजी अखबारों में जो तमाम विज्ञापन दिखते हैं कि हर सप्ताह नियमित रूप से विज्ञापनों से देखते हैं लोग, मैट्रिमोनियल कॉलम में, और बहुत फक्र के साथ, बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी में आते हैं कि अपनी बेटी का या अपना बेटे का जिक्र करते हुए, वो आपको नहीं दिखाई देते। कहीं ना कहीं वो एक 95% शादियां आज भी हमारे मुल्क में शादी होती है, जाति के अंदर शादी होती है। जिस चीज से वितृष्णा होनी चाहिए, उस चीज को अगर आभूषण जो समाज मानता है, उस समाज की मानसिक स्थिति का हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसको प्रश्नांकित होनी चाहिए। 4000 से अधिक जातियां हैं हमारे मुल्क में, 4000 से अधिक जातियां, जातियों उपजातियों वाला मुल्क है। और जब ये राष्ट्र की भावना की बात हम लोग करते हैं, और पुले कहते हैं कि जाति में बटे समाज में राष्ट्र की भावना कैसे आएगी। मैं किसी से अगर बात करें तो वो अपने बारे में, अपनी जाति के बारे में बात करेगा, तो राष्ट्र की भावना कैसे आएगी हमारे समाज में। तो एक तरह से मुझे लगता है कि एक ऐसा मामला है जिस पर बहुत हम लोगों को गंभीरता से, अगर हम बहुत सचेत हैं इसके बारे में समझने के लिए, दूर करने के लिए, तो इसकी विभिन्न आयामों पर बात करनी पड़ेगी। एक फिल्म आई थी, बहुत हॉलीवुड की फिल्म थी, उसका शीर्षक था कैट ओ नाइन टेल्स। मतलब वो बेसिकली एक मर्डर मिस्ट्री थी, और एक हत्या में तमाम सारे कैसे लोग शामिल हैं उसके बारे में। तो मोटा मोटी 9 पूंछों वाली बिल्ली। तो जाति की बात जब भी मैं सोचता हूं, मुझे अक्सर वो फिल्म का वो शीर्षक याद आता है, क्योंकि ये 9 पूंछों वाली बिल्ली जैसे, क्योंकि जाति की बात करेंगे, उसके सिरे कई जगह उलझे हुए हैं। वो जेंडर में उलझे हुए हैं, वो धर्म में उलझे हुए, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, तमाम जगहों पर उसके सिरे आपको उलझे हुए मिलेंगे। तो इसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर जो बात करते हैं हम लोग, तो जाति उन्मूलन की बात करते हैं, तो इन अलग अलग पहलुओं की बात हम लोग जोड़ते नहीं हैं।
जैसे जातीय उन्मूलन की बात करते हैं तो अंतरजातीय विवाहों की बात होती है। अंतरजातीय विवाह की बात डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी किताब में की है। लेकिन अंतरजातीय विवाह करने से अगर पितृसत्ता जिस समाज में मौजूद है, वहां पर जो पति है उसकी जात बेटे को भी लग जाती है, नॉर्मली लग जाती है। अगर आप सचेत नहीं, अगर आप आजाद बनाना नहीं चाहते हैं तो आपको जाति की जब भी बात करेंगे तो कैसे धर्म का सवाल उसमें शामिल है, कैसे पूंजीवाद का सवाल उसमें शामिल है, कैसे चुनावी राजनीति ने इसको उसके साथ जुड़ी हुई है, इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। जाति पर बात करना इसीलिए समझना जरूरी है क्योंकि उसने हमारे देश की मानसिक और बौद्धिक प्रगति को भी कुंद किया है। अगर जैसे 2000 साल से अधिक पहले सुश्रुत संहिता की बात आती है, सुश्रुत नाम के सर्जन थे उस जमाने के, आखिर सुश्रुत का विचार आगे क्यों रुक गया? या आर्यभट्ट का जो विचार था, जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में भूभ्रमण का सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत क्यों रुक गए? क्योंकि ऐसा समाज बना, जाति व्यवस्था जब बनती गई तो कुछ खामों को हेय देख मानने जाने लगा। सुश्रुत ने जिन्होंने शल्य क्रिया का सिद्धांत दिया था, सर्जरी का टेक्निक दी थी, जब आपने लाश को छूना ही अपराध माने जाने लगा, या लाश को कौन छू सकता है, खास तबके छू सकते हैं, तो विज्ञान का विकास रुक गया। प्रफुल्ल बैनर्जी की किताब है, आज से लगभग 70-80 साल पहले आई थी, जो कि उन्होंने कि कैसे हिंदू केमिस्ट्री के विकास पर, अंग्रेजी में किताब है, वो बताते हैं इसके बारे में। तो कैसे जाति ने हमारे सामाजिक विकास को, हमारे बौद्धिक विकास को कुंद किया है, हमारे सर्वांगीण विकास को कुंद किया है। और जाति थी जिसकी वजह से हम लोग सदियों से गुलाम होते आए हैं। उसने हम लोगों की एकजुटता को बाधित किया है लगातार। बहुत जाति उन्मूलन के बारे में हमें उसके विभिन्न आयामों पर हमें सोचना ही पड़ेगा जाति के बारे में। और क्या हमें जैसे कई तरह उसके प्रस्ताव, अलग अलग प्रस्ताव जाति के बारे में जो आते हैं, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं कि जैसे गांधी जी ने कहा था कि वर्णाश्रम को हम बनाए रखेंगे लेकिन अस्पृश्यता खत्म कर देंगे, क्या उससे हो सकता है? डॉक्टर अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जो सिद्धांत दिया था, बात कही थी, क्या वो काफी है? उन्होंने धर्मशास्त्रों को जो प्रश्नांकित किया था, उन्होंने उसके डायनामिट लगाने की बात की थी। तो हमें जो भी इसके पहले जो समाज सुधारक आए हैं, जो सामाजिक क्रांतिकारी आए हैं, उन्होंने जो भी बातें कही, उनका ठीक से समाहार करना पड़ेगा। ये आज की तारीख में कई राजनीतिक शक्तियां, दलित अम्बेडकरी शक्तियां जाति तोड़ो की बात नहीं कर रही हैं, जाति जोड़ो की बात करती है। जाति सम्मेलन का एक प्रस्ताव वो लेकर के आई है। क्या जाति उन्मूलन उससे होगा? क्या जातिवाद से उससे लड़ा जा सकेगा? मुझे लगता है कि इन सारे आयामों पर हम लोगों को बात करनी है। मैं इसके पहले कि मैं अपनी बात को समाप्त करूं, 2-4 बातें और आपसे कहना चाहूंगा। जातीय उन्मूलन के सवाल को 2 ढंग से देखना पड़ेगा हम लोग को। एक तो फौरी तौर पर जो जाति भेद, जो जातिगत अन्याय का सवाल है, वो कैसे खत्म होगा, जो जातिवाद कैसे खत्म होगा। और दूसरा सवाल, एक लंबा सवाल, जो दूरगामी सवाल है, जाति का उन्मूलन कैसे होगा, इसके बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। ब्रॉडली 2 स्लोगन्स बनते, दो चीजों के बारे में मैं बात करना चाहूंगा और आखिर में अपनी बात खत्म करूंगा। हम लोगों को एक तो जाति, ये जो पूरा जाति उन्मूलन के लिए एक स्लोगन, एक समझदारी बनती है कि जब तक व्यक्ति की अहमियत नहीं होगी, तब तक जिस समाज, जो अगर जाति को आभूषण के तौर पर हम लोग रखे हुए हैं, तो जिस समाज में व्यक्ति की अहमियत नहीं है, उस समाज में जाति को आभूषण के तौर पर मनाते रहेंगे। तो व्यक्ति की अहमियत जिस समाज में कायम होनी पड़ेगी। तो हम लोगों को आधुनिकता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आधुनिकता की बात, जहां पर रीजन की बात, व्यक्तिगत आजादी की बात हम लोग को करनी पड़ेगी। और दूसरा, जो कि मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया कि जाति का सवाल पूंजीवाद से कैसे जुड़ा हुआ है, तो व्यवस्थागत बदलाव, पूंजीवाद के खिलाफ भी हम लोग को संघर्ष के बारे में सोचना पड़ेगा। तो 2 ब्रॉड समझदारियां बनती हैं जिसके बारे में एक दूरगामी संघर्ष हम लोग को छेड़ना पड़ेगा। पीस विजिल के साथियों ने जो मौका दिया, मैं फिर एक बार शुक्रिया आप लोगों का अदा करता हूँ। धन्यवाद।